तो फ्रिक्शन फोर्सेस एक्चुअल में उस पर हम लोगों को अभी बातचीत करनी है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनोगे, एक्चुअल में होता ये है, जैसे अगर एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसा रखी हुई अगर है, तो एक्चुअल में जो सरफेस रहती है, ये वाली जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये एक्चुअल में आइडियली हम लोग कैसा मान के चलते हैं कि बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ इन द सेंस खुरदुरापन उसमें मिसिंग है। पर एक्चुअल में होता कैसा है, वो जिगजैग किस्म का ऐसा रहता है, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, इसको रफली तुम कह सकते हो इंटरमोलिकुलर लेवल पर अगर तुम जाकर अगर देखो, तो ऊपर वाली जो बॉडी है उसकी जो सरफेस है और नीचे वाली जो बॉडी है उसकी जो सरफेस है, इस किस्म से ऐसा कुछ इंटरलॉकिंग होती है। समझेगा? ऐसा ऐसा परफेक्ट इंटरलॉकिंग होगी ऐसी बात नहीं है, पर ये कुछ इस तरह का ऐसा मामला होता है। समझ गए? तो यही कॉज होता है, जो इंटरलॉकिंग है यही कॉज है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर फोर्स अगर मारी ऐसा, तो उसमें वो स्लाइड नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? कुछ ऐसा रहता है कि जैसे अगर तुम अगर किसी बॉक्स पर जो कि जमीन पर रखा हुआ है उसको अगर धकेलो, तो भाई ऐसा क्या जादू है कि साला बॉक्स हिल नहीं रहा, मैंने फोर्स लगा रहा हूँ वो बॉक्स फिर भी अभी भी वहीं पर है। ऐसा तभी हो सकता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैसा लग रही हो, ठीक है, उस बॉक्स पर कुछ ऐसे भी नियम है कि यार अगर मैं अपनी फोर्स अगर बढ़ाता हूँ तो फिर वो बॉक्स मूव भी करने लगता है। ये कैसा जादू है? मतलब अगर जैसे इनिशियली अगर मैंने थोड़ा सा अगर कम फोर्स अगर लगाई है तो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है कि क्या है, वो सब के रूल्स हम लोगों को अभी बेसिकली डिस्कशन करने हैं। तो दो दो ऑब्जर्वेशन हम लोगों के सामने तो अभी भी है ना, अभी भी कॉमन सेंस से हम लोग जानते हैं कि यार फ्रिक्शन फोर्स क्या हमेशा हर फोर्स को रोक लेती है तुम्हारी? ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ इसका मतलब उसकी कुछ एक मैक्सिमम लिमिट होती है, तब तक की वो रोक पाएगी। उसके बाद बेचारी फिर फ्रिक्शनल फोर्स कुछ कर नहीं पाती। मतलब जैसे अगर मैं आ गया पूरी अपने पे कि अब तो डब्बे को धक्का मार के ही रहूंगा, देखता हूँ साले का मोशन शुरू कैसे नहीं होता, तो उसमें फिर वो क्या बोल सकते हैं, उसमें फिर वो लिमिट जो अगर टूट गई कहीं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की कुछ ना कुछ एक मैक्सिमम लिमिट होगी। जैसे मान लेते हैं तुम 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फोर्स जो प्रोवाइड करवा सकता है वो लेट से 100 न्यूटन ही है। तो अगर तुमने 101 न्यूटन अगर बॉक्स को अगर लगाया तो क्या होगा, है ना? वो सारी चीज़ों पर अभी हम लोगों को बातचीत करनी है और बहुत ही शॉर्ट में मैं तुम्हें क्विक वे में जल्दी से उस चीज़ को समझा देता हूँ। बट जो बैकवर्ड जो तुम पर फोर्स जो लग रही है, समझे? जैसे अगर एक छोटा सा साधारण सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लेते हैं मैंने फोर्स इस पर लगाई 100 न्यूटन की, द बॉक्स इज नॉट मूविंग। ऐसा तभी हो सकता है जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स इस बॉक्स पर लग रही हो। ठीक है क्या? स्मॉल एफ से ही हम लोग आगे से फ्रिक्शन को डिनोट किया करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस वगैरह नहीं बना रहा हूँ मैं, वो तो बैलेंस ही है, नॉर्मल ने एमजी को बैलेंस किया हुआ है। वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये काम हो रहा होगा। मैं क्या अभी ये नहीं बोल सकता कि स्मॉल एफ इक्वल्स टू 100 न्यूटन? बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है क्या? क्योंकि वो पीछे बैकवर्ड फोर्स लग रही है तभी तो वो बॉक्स रेस्ट पर है। ठीक है? अच्छा, ये जो बैकवर्ड फोर्स लगने का जो रीजन है वो क्या है? अगर ये सरफेसेस जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो अगर परफेक्टली स्मूथ होती, आइडियल होती, ऐसी अगर होती, ये ऐसा ऐसा और ये दूसरा वाला भी उसके ऊपर ऐसा चिपका हुआ रहता, ठीक है क्या? तो ये आइडियली हम लोग ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है क्या? ये वाली जो चीज है ये होती है ऐसा। जो इंटरलॉकिंग होती है उसको तुम ऐसा कह सकते हो कि बॉन्ड्स बन जाते हैं एक्चुअल में। समझ में आ रहा है? दो सरफेसेस के बीच में अगर बहुत देर तक अगर उसको कांटेक्ट में अगर रहने दो, तो जितनी देर का वो कांटेक्ट रहता है उतनी देर, बॉन्ड बोलना तो उतना सही नहीं होगा, एक तरह से कह सकते हो कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस कैसे डेवलप हो जाते हैं अट्रैक्टिव नेचर के। ठीक है? जो कि मतलब वो दोनों सरफेसेस को एक तरह से तुम ऐसा कहो कि यार जैसे अगर कोई किसी के घर पर अगर गया है, हाँ, और घर पर जाने की वजह से उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया है जिसकी वजह से अब वो बोल रहा है कि अब मैं वहीं रहूंगा करके टाइप। ठीक है क्या? तो उसमें जब वो एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास स्लाइड करने की जब बारी आती है, तो इंटरलॉकिंग की वजह से कैसा वो स्लाइड हो नहीं पाता है आसानी से। तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए तुम ऐसा कहो, उस इंटरलॉकिंग से उन दोनों बॉडीज को आजाद कराने के लिए तुम्हें फिर कैसा कुछ फोर्स लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा अलग से कि भाई इतनी मिनिमम फोर्स तो मेरे को लगानी ही पड़ेगी। जबकि होना कैसा चाहिए था, अगर आइडियल सरफेसेस अगर रहती एकदम फ्लैट इंटरमोलिकुलर लेवल पर एकदम
प्लेन अगर रहती सरफेसेस, तो उसमें तो 5 न्यूटन भी अगर तुम लगाते ब्लॉक पर, तो उस 5 न्यूटन में भी ब्लॉक को मूव कर जाना चाहिए था। इनफैक्ट अगर एनी फोर्स ग्रेटर देन 0 न्यूटन अगर तुम लगाओ, कोई भी फोर्स, नॉन जीरो फोर्स अगर तुम लगाओ, तो उस पर तो फिर ब्लॉक को मूव कर जाना चाहिए। बट वो ब्लॉक मूव इसीलिए नहीं करता है बिकॉज इंटरलॉकिंग रहती है। समझे क्या? जो सरफेसेस इन कांटेक्ट रहती हैं दोनों बॉडीज की, वो कैसा इंटरलॉक्ड रहती हैं। जैसे तुम उसको ऐसा समझो, गियर्स तो तुमने देखे होंगे, गियर रहता है ना, जो गियर टीथ रहते हैं, गियर पे टीथ रहते हैं, तो वो गियर्स कैसा रहता है, जैसे घड़ी के अंदर गियर्स हैं, बहुत सारे गियर्स लगे रहते हैं, तो एक गियर का इंटरलॉकिंग रहती है उसमें। तुम समझ पा रहे हो? एक गियर दूसरे गियर के साथ इंटरलॉक्ड रहता है ना? तो जब एक गियर चलता है तो दूसरा गियर चलता है, फिर उससे तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पूरी ऐसी इंटरलॉक्ड सिस्टम रहता है पूरा घड़ी के अंदर, या फिर दूसरी बहुत हर किसी मशीनरी के अंदर इंटरलॉकिंग वाली चीज रहती ही रहती है ना? जो खासकर मैकेनिकल मशीन्स वगैरह हैं, घड़ी वगैरह बहुत ही कॉमन एग्जांपल हुआ। तो इसी किस्म की इंटरलॉकिंग एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट्स में हो जाती है, जब कैसा कोई एक ऑब्जेक्ट, और जितनी ज़्यादा देर तुम एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ऐसा रखोगे, तो इसका नेचर ऐसा रहता है ये फ्रिक्शन का कि भाई वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, कि वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है। जितनी देर तक तुम वहाँ पर टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना ज़्यादा होगा, उतना वो और कैसा जो बॉन्ड्स हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है क्या? तो इसमें होता ये है, अब फ्रिक्शन पर अपन बात करते हैं मैथमेटिकली। ये तो बातचीत हो गई अपनी बोल बच्चन वाली बहुत सारी, जिसके जरिए मैंने तुमको थोड़ा सा फील देने की कोशिश की। ठीक है क्या? कि भाई अपन जिस चीज़ को टैकल कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की, जो कि प्योरली हम लोगों के जो सवाल बनाने का जो मॉडल है, उस पर कैसा अब हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है क्या? तो वो देख लो तुम किस प्रकार का है। ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं तुम लोगों के पास कि जैसे अगर तुम किसी ब्लॉक को अगर धकेल रहे हो, तो वो मान लेते हैं 10 न्यूटन तक मूव नहीं किया, तुमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तुम वो 10 न्यूटन तक मूव नहीं किया, 20 न्यूटन भी ये में भी मूव नहीं कर रहा है। मान लेते हैं 50 न्यूटन, जब तुमने 100 न्यूटन की जब फोर्स लगाई तब भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन 101 न्यूटन लगाते बराबर, वो कैसा फिर जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट कर चुका है। ऐसा, इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक फ्रिक्शन रहती होगी, कि उसके बाद जो सरफेसेस हैं दे गिवन, उसके बाद मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एक लिमिट तक कैसा अपोज कर सकती है, और उस लिमिट के बाद, ठीक है, उस लिमिट के बाद वो फोर्स कैसा फिर भाई टूट जाती है। उस फोर्स से अगर बड़ी फोर्स अगर तुम लगा रहे हो, तो उसके बाद फिर मोशन कैसा ब्लॉक का शुरू हो जाता है। ठीक है क्या? तो इससे सबसे पहले, इस ऑब्जर्वेशन से सबसे पहला कंक्लूजन जो हम डिराइव कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, वो एक तो ये कि फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं तुमको बताता हूँ। जब वो ब्लॉक एक्चुअल में मूव कर रहा है, तब उसका एक्सेलरेशन हम लोग नोट डाउन करके जो नेट फोर्स है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोगों को पता है, नेट फोर्स उस ब्लॉक पर कितनी लग रही है वो हम लोगों को पता है, वाया नोटिसिंग डाउन इट्स एक्सेलरेशन। तो जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी वो भी हम लोगों को पता चल जाती है। तो इसमें देखो ध्यान से कि हम लोगों को जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑफर हुई थी जस्ट बिफोर द ब्रेक पॉइंट, है ना, उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन लगती है, ऐसा बात नहीं है। जैसे मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि 100 न्यूटन एक सरफेस की मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन लगा पाने की, ठीक है, तो अगर मैंने 200 न्यूटन अगर 150 न्यूटन अगर मैंने फोर्स अगर लगाई है, तो जो 50 न्यूटन है ना, वो पूरा पूरा यूटिलाइज होगा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाने में किसी बॉडी का। ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, जब वो बॉडी मूव कर जाती है, तब वो जो दोनों सरफेसेस के बीच की जो बॉन्ड्स हैं वो उतना जल्दी नहीं बन पाते। ठीक है क्या? तो एक बार जब मतलब वो ब्रेक हो जाता है ना, दो सरफेसेस के बीच का जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है, तब वो जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कुछ घट जाती है। वो उतनी नहीं रह जाती जितनी तब थी जब वो दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं शुरू हुआ था। समझ गए? तो जैसे शुरुआत में उस सरफेस ने 100 न्यूटन की फोर्स तुम पर लगाई है ना, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था तब 100 न्यूटन की फोर्स तक वो लगा सकता था, उसने लगाई भी है। लेकिन जब तुमने 150 न्यूटन की फोर्स लगा दी और तुमने ऑब्जेक्ट को उस सरफेस पर मूव करवाना शुरू कर दिया है, तब वो सरफेस कैसा 100 न्यूटन की फोर्स फिर नहीं लगा पाती है, बिकॉज दैट 100 न्यूटन आया कैसे,
वो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अट्रैक्शन है वो। तो वो बॉन्ड्स जो हैं, जब एक बार मोशन शुरू हो जाता है तब उसमें जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो उतना नहीं हो पाता जितना कि पहले हो पा रहा था, जब दोनों बॉडीज कैसा रिलेटिवली रेस्ट पर थी। तब उस वक्त टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था दोनों बॉडीज के बीच का वो अच्छा खासा था। इस वजह से वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो बने थे अट्रैक्शन वाले, वो ठीक ठाक मैग्नीट्यूड के बन गए थे। लेकिन अब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूवमेंट कर रही है तो जो पहली बॉडी है ना, जो लेट्स से ब्लॉक है, उसकी जो सरफेस है वो इतनी देर के लिए कांटेक्ट में ही नहीं है उस जमीन वाली सरफेस के साथ कि साला ज्यादा मजबूत बॉन्ड बना सके। तो जो अभी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दूसरा एक फैक्ट है ना, ये फैक्ट किस तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है? तुम एक काम करो, उसमें जब ब्लॉक को तुम जिस फोर्स के साथ धक्का दे रहे हो वो तो तुमको पता है क्योंकि तुम ही वो फोर्स लगा रहे हो, समझ गए? अच्छा, दूसरी बात, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो तुम नोट डाउन कर सकते हो। तो फोर्स और एक्सेलरेशन, तुमको उस ब्लॉक का मास पता है, तो एक्सेलरेशन अगर तुमने नोट डाउन कर ली है ना, एक ग्राउंड पर खड़े होकर, इनर्शियल फ्रेम पर खड़े होकर अगर तुमने एक्सेलरेशन अगर नोट डाउन वगैरह कर ली है बराबर से, तो नेट फोर्स उस ब्लॉक पर जो लग रही है वो तुम आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक तुम्हारे पास ब्लॉक है, मान लेते हैं 2 kg का, ठीक है क्या, ऐसा, और लेट से तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो मान लेते हैं 150 न्यूटन की, ऐसा। उसका एक्सेलरेशन लेकिन जो हो रहा है, लेट से वो हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है क्या, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है ऐसा। इसको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है क्या, ऐसा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है क्या, ये सरफेस है तुम्हारा ऐसा। तो कायदे से जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, F इक्वल्स टू एम ए से। लेकिन हो कितने का रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जो ब्लॉक का FBD है उसमें कोई ना कोई उस पर पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। ये 2 kg का ब्लॉक है ना, ये 150 न्यूटन की फोर्स है। तो पीछे उस पर जो फोर्स लग रही है, एक ही फोर्स हो ही सकती है ना दुनिया में, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन है ना बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड, यही उस पर एक फोर्स लग रही होगी। अब जब तुम FBD जब बनाओगे तो 150 माइनस एफ अपॉन 2 जब तुम करोगे तो अब वो आ रहा है जैसे 10, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स निकल कर आ जाती है तुम्हारे पास 130 न्यूटन। कितना हो गया, हाँ, ये 130 न्यूटन की फोर्स आ रही है तुम्हारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा। तुम फ्रिक्शनल फोर्स को इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो। और भी कुछ तरीके हैं फ्रिक्शनल फोर्स को डिटरमाइन करने के, ठीक है क्या, लेकिन इस तरह से किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्या दिक्कत क्या है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स को इस तरह से ऐसा डिटरमाइन कर लेने में, है ना? तो ये काम किया जा सकता है। मेरा उसमें ये कहना है कि जब ये ब्लॉक कैसा रुका हुआ था, समझे क्या, 2 kg का ब्लॉक जब कैसा रेस्ट पर था, तब जो तुमको इसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ी होगी, समझे क्या, यहाँ F वाली जो फोर्स है जो नेसेसरी थी कांटेक्ट को तोड़वाने में, है ना, ब्लॉक जब जिस इंस्टेंट मूव किया उस इंस्टेंट तक जो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ी होगी ना, तो F है was actually greater than 130 न्यूटन, समझे क्या, इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी मूव, समझे क्या, ओवर द सरफेस, ठीक है क्या। तो ये बात ध्यान में रखना। अब मैं कुछ फिजिक्स की टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब तुम्हें इनिशियली एक बॉडी को मूव करना रहता है एक सरफेस के ऊपर, तब उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है वो मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, समझे क्या, है ना, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय अ सरफेस, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। उसके बाद जब मोशन जब शुरू हो जाता है, ठीक है क्या, इसको तुम ऐसा कह लो, क्योंकि मोशन अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए इसको स्टैटिक कह लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा। स्टैटिक फ्रिक्शन तुम किसको कहोगे, जैसे मोशन जब शुरू नहीं हुआ है, कुछ कुछ टर्म्स है जैसे तुम्हारे सामने स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस, फ्रिक्शनल फोर्स when there is no relative motion, ठीक है क्या, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है,
है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन तुम किसको कहोगे, जैसे मान लेते हैं तुमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई एक ब्लॉक पर, उस सरफेस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 130 न्यूटन तक है। तो जब तुम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है उस ब्लॉक पर, क्या 130 न्यूटन लग रही है क्या? अबे ये तो ऐसा जादू हो जाएगा, मजा ही आ जाएगी तुमको। मान लेते एक सरफेस है जो 130 न्यूटन तक का फोर्स लगाने का मादा रखती है, तुम अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी रहेगी, 10 रहेगी कि 130 रहेगी? वो 130 तक जाएगी ही नहीं, बिकॉज उतने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का जो मेन मोटिव है वो क्या है, रिलेटिव मोशन को रोकना है। तो जितने की जरूरत रहती है उतना ही वो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ये बात ध्यान में रखना। इट इज एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग, लिखना ज्यादा अच्छा होगा, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू तक हमेशा वो रहेगी। अगर ऐसा हो जाता तो तुम मान लेते 10 न्यूटन की फोर्स किसी ब्लॉक को लगा रहे हो हल्का सा, और वो ब्लॉक पीछे की तरफ उड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर तुमने अपनी फोर्स अगर बढ़ाई मान लेते 20 न्यूटन की तो भी वो ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने अपने आप को एडजस्ट करके 20 न्यूटन के बराबर कर लिया है। ऐसा वो कब तक के एडजस्ट कर सकता है, 130 न्यूटन तक कर सकता है। तो मुझे ऐसा कायदे से लिखना चाहिए, सेल्फ एडजस्टिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट लिमिट है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट लिमिट इज एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझे क्या? तो इसको मैं एफ एस से डिनोट करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन को। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लेट्स से स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एस and this value is denoted by FL, capital L. L stands for limiting. तो एक्चुअल में static friction is always less than equal to limiting friction. In fact, the maximum value of Fs, the maximum value of static friction मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स जो तब एक्ट कर रहा है जब दोनों बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके बाद जब मोशन शुरू हो गया है तो ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मानो चाहे तुम ना मानो, ये तो फैक्ट तो है। तो ये फैक्ट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टू सरफेसेस है ना, वो कुछ कम रहती है। उस कम वाली फोर्स को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स तब नहीं लगती है ना, यहाँ पर वरना एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पर वरना एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का 2 kg ब्लॉक का कितना होता है फिर, कायदे से उसका 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए था, बट फ्रिक्शन की वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता ना, जैसे अभी तुम ऐसा सोच सकते हो यार मेरे तो यार इतना एक्सेलरेशन लूज हो गया यार, है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे को। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो तुमको जो नुकसान हो सकते थे वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। हम लोग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके बहुत सारे अपने दिन के डेली के टास्क अचीव करते हैं। इनफैक्ट जो तुम पैदल भी चलते हो वो भी फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हो। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तब तो फिर जो गंदे कांड होते है ना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं दिन की डेली दिनचर्या में, है ना। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन ही अगर नहीं होता, सरफेसेस परफेक्टली स्मूथ अगर होती, तब तो फिर तो भाई बहुत ही बड़ा कांड हो जाता। तुम किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ भी नहीं पाते, फिर तो वो ऐसा स्लाइड मार के तुम्हारे हाथ से गिर जाता। ठीक है क्या, वो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से ही है ना तुम पकड़ वगैरह भी पाते हो एक ऑब्जेक्ट को, है ना, हाथ में। ठीक है क्या? तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो टर्म है तुम्हारे पास, है ना, ये तुम कब कहोगे कि कब ये आ रहा है, ये चीज तुम्हारे पास कब आ रही है ना। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, एग्जिस्टिंग बिटवीन surfaces है ना, when sliding has begun है ना, after sliding has begun, after sliding has begun। तो इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। ठीक है क्या, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन टर्म यूज्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको मैं एफ के से डिनोट करूंगा। तो ये बात एक फैक्ट बात है कि एफ एस इज एक्चुअली है ना लेस देन इक्वल टू एफ एल, वो मैक्सिमम लिमिट है ना 130 न्यूटन वाली, और ये एफ के से तो छोटा ही रहता है। समझ गए? तो मामला कैसा है
मैं इस चीज़ को तुम्हें एक साधारण से एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक बात ये तुम मानकर चलो, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये एक्चुअल में जो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं, ठीक है क्या, उसके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन जो एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों साथ में चलते हैं, समझ गए क्या? कांटेक्ट फोर्स का ही वो हिस्सा है ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है दो सरफेसेस के बीच में, द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, समझे क्या? तो फ्रिक्शनल फोर्स को जो लिखने का मैथमेटिकल तरीका रहता है वो ये रहता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? दो सरफेसेस के बीच में, है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय एक्चुअली म्यू एन। म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, डायमेंशनलेस एक नंबर है ये, दिस इज अ डायमेंशनलेस नंबर, it depends on the nature of surface, ठीक है? मतलब अलग अलग सरफेसेस का अलग अलग वो म्यू होगा, ठीक है बात? तो इसमें एक सरफेस का जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर तुमको दे रखा है, तो वो बेसिकली तुम उसको ऐसा समझ के चलना कि मतलब वो दोनों पर एप्लीकेबल है, समझ गए? मतलब जैसे वो जो बॉडी है जो कांटेक्ट में है दूसरी सरफेस के, है ना, तो उसके लिए वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है वो म्यू वाली जो चीज़ है, समझ गए? मतलब जैसे ऐसा मत समझना कि जो बॉडी स्लाइड कर रही है उसका एक अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए और फिर जो सरफेस है उसका अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। होना तो चाहिए, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, क्योंकि दोनों अलग अलग सरफेसेस है तो अलग अलग म्यू होना चाहिए दोनों का। लेकिन जैसे सवाल में अगर तुमको कभी अगर म्यू अगर दिया हुआ रहे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर तुमको दिया हुआ रहे, है ना, तो उसमें वो कॉमन उस सरफेस का तुम कॉमन मतलब लेकर चलना कि दोनों सरफेसेस का कोई कॉमन म्यू है, ऐसा तुम लेकर चलना। अच्छा, अभी म्यू एस तुम्हारे पास एक चीज होती है, जैसे अगर तुम स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर देखो तो वो चीज क्या रहेगी तुम्हारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में रहती है, एफ एस मैक्स, जिसको तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो, वो चीज होती है म्यू एस एन, है ना, ठीक है बात? ये है तुम्हारा कोफिशिएंट एन क्या होता है? ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और उसके बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करने लगती है, जब कैसा, आफ्टर द मोशन हैज बिगन, है ना, उसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है एफ के, उसको तुम क्या लिख सकते हो? म्यू के टाइम्स एन, दिस इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये बात एक फैक्ट है कि जो एफ एल है वो कैसा हमेशा बड़ा रहता है एफ के से, तो इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये बात एक फैक्ट है, ठीक है क्या? जैसे, सर, हाँ बोलो। आप ऊपर उल्टा लिखे हैं। कहाँ पर? एफ एस वाला, जहाँ पे आप रैंक ऑर्डर डिसाइड कर रहे थे, हाँ वो। अरे 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 अरे, अच्छा अभी देखो, अगर एक्चुअल में तुम्हारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, समझे क्या, वो कैसा है? हाँ क्या? ये ऊपर भी गलत होगा फिर तो। कहाँ? एफएस वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बाजू में और ऊपर, और ऊपर, हाँ उसके थोड़ा और ऊपर, हाँ यहाँ पर एफएस ग्रेटर देन इक्वल टू एफएल लिखा है। नहीं ये सही है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है क्या? सर तो तो आप नीचे उल्टा लिख दिए। नीचे वाला ऐसा अलग क्यों है? काइनेटिक फ्रिक्शन के नीचे क्यों लिखा है? तो जो तीनों का रिलेशनशिप होता है। अरे ये इसको एक मिनट यार, अलग अलग लिखना पड़ेगा एक्चुअल में, रुको जरा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तुम्हारा वो हमेशा छोटा रहेगा, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन के,
ठीक है बात। और इक्वालिटी का साइन इसीलिए लगाया है बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है क्या? जैसे अगर तुम शुरुआत में 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उस ब्लॉक पर वो कितनी लग रही है? 10 न्यूटन ही तो लग रही है, नहीं? अच्छा, मान लेते हैं तुमने अपनी फोर्स बढ़ाते बढ़ाते मान लेते हैं 80 न्यूटन कर दी, तो अभी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है उस ब्लॉक पर वो कितनी लग रही है? 80 न्यूटन ही लग रही है। तो ये सारा स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। पर अभी मान लेते हैं जस्ट बिफोर द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, जो मान लेते तुमने फोर्स लगाई 130 न्यूटन की, समझ गए क्या? और अभी जो वो सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑफर कर सकती है वो भी 130 न्यूटन है। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 130 न्यूटन लग रहा है उस ब्लॉक पर। तो तुम ये कहोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है, अभी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, और कितना है? 130 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही ना, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसी को तुम एक खास नाम से कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। कायदे से दो ही टाइप के फ्रिक्शन रहते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक, है ना? स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है उसको तुम लिमिटिंग कहते हो, समझ गए? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या होगा? स्टैटिक और लिमिटिंग एक ही चीज हो जाएंगे ना फिर, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को लिख रहा हूँ। अच्छा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बात एक फैक्ट रहेगी। ठीक है? तो इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको कायदे से फिर दूसरे रिलेशनशिप में ऐसा लिखना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है क्या? अच्छा, तो इसके बाद जैसे इस चीज को एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल में डिटरमाइन किया गया है। हाँ, क्या हो गया? अभी भी कुछ है क्या लोचा? स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई रिलेशन नहीं है क्या? बस इतना रिलेशन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन वाली जो फोर्स रहेगी वो कम रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ऐसा कहना चाहिए। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जैसे वैल्यूज हैं, मान लेते हैं वो तो अलग अलग रहती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज, वो तो उस फोर्स पर डिपेंड करेगी कि जो फोर्स तुम एक्चुअल में लगा रहे हो, समझ गए ना? जो फोर्स तुम लगा रहे हो, जैसे अगर तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ऐसा रखा हुआ है जमीन पर, ये ऐसा रखा है एक ब्लॉक, ठीक है क्या? मान लेते हैं लेट से 2 kg का है, ठीक है क्या? लेट से इस पर तुम एक फोर्स लगा रहे हो, ये एक्सटर्नल ऐसी एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है क्या? और इस फोर्स को धीरे धीरे तुम वेरी कर रहे हो, ठीक है बात? अभी इस सरफेस के लिए मान लेते हैं तुम्हारे पास दोनों, तुम्हारे पास कोफिशिएंट है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का तुम्हारे पास मान लेते हैं 0.2 है, और लेट से काइनेटिक फ्रिक्शन का तुम्हारे पास लेट से 0.1 है, ऐसा, है ना? तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग सकती है इस ब्लॉक पर वो कितनी लग सकती है? FL फॉर दिस सरफेस विल बी व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन कितना है इस ब्लॉक का? ये 20 है और ये n, तो n बराबर 20 होगा, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव तो कर नहीं रहा है, समझे क्या? तो मैक्सिमम जो तुम्हारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बनेगा, समझेगा, वो कितना बनेगा इस डेटा के साथ? 0.2 टाइम्स 20 कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर तुम जो F है उसको मान लेते हैं रखते हो 2 न्यूटन रखते हो, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी बनी? अगर मान लेते हैं कुछ फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी रहेगी? 0 रहेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स रहेगी वो भी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। मान लेते जो तुमने फोर्स लगाई, मान लेते 2 न्यूटन की लगाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन का लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, समझिएगा? ऐसा 2 न्यूटन की फोर्स अगर तुमने लगाई, पहले तो अगर फोर्स ही नहीं लगाई है तब तो कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं बनेगी, ठीक है क्या? अच्छा, वो ऐसे ही रखा ही रह जाएगा, तो उसको ऐसा बना लेते हैं अपन, ये 20 हो गया और ये नॉर्मल हो गया। अगर मान लेते हैं तुमने 2 न्यूटन की अगर फोर्स अगर तुम लगा रहे हो तो पीछे की तरफ FS कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? वो भी 2 न्यूटन हो जाएगा, और ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है। अगर तुम फोर्स मान लेते हैं लेट से 3 न्यूटन की लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन खुद एडजस्ट हो जाएगा 3 न्यूटन तक। कहाँ तक वो एडजस्ट हो सकता है? 4 न्यूटन तक वो 4 न्यूटन तक वो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है? इतना मैक्सिमम उसमें कुव्वत है तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स को रोकने की। अभी कैसा हो जाएगा? जैसे 2 kg ब्लॉक का अगर तुम FBD अगर बनाओ तो अभी कैसा रहेगा मामला? 3 न्यूटन की फोर्स तुमने लगाई और स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स खुद एडजस्ट होकर कितनी बन गई? 3 न्यूटन की बन गई। अभी अगर मान लेते हैं लेट से अब तुमने फोर्स लगाई है 4 न्यूटन की, तो अभी क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, समझ गए? अभी भी वो सरफेस कैसा मोशन नहीं होने देगी,
ये 4 और 4 हो गया, समझे क्या, ये 4 और 4 हो गया। तो अभी भी मोशन नहीं हुआ है, लेकिन अब मान लेते तुमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया थोड़ा सा, और लेट्स से अब तुमने किया 6 न्यूटन लगा रहे हो अब तुम, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है अब जो लगेगी वो कितनी लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है ना, यहाँ देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो कितनी आ रही है तुम्हारे पास, 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये कितनी आ रही है, 2 न्यूटन की आ रही है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये लगती ही रहेगी, ठीक है क्या, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है क्या, है ना, इट इट एग्जिस्ट्स एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन, समझे, एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन, इस बात का ध्यान रखना। तो अब मामला कैसा होगा तुम्हारे पास, अब जब मोशन शुरू हो गया है ना, सिंस F इज ग्रेटर देन FL, मोशन हैज स्टार्टेड, ये बात तो पक्की है, तो मोशन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब अब क्या है, Fk विल एक्ट, ठीक है क्या, तो अभी कैसा रहेगा, मामला कैसा होगा तुम्हारे पास, Fk की वैल्यू कितनी रहती है, इसमें अपने को कुछ एक बार जैसे कैलकुलेट कर लिया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, तो वो लगेगी ही लगेगी, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो दो सरफेसेस के बीच में, समझ गए, तो उतना तो लगना ही है। अब इसका कैसा रहेगा, बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, देखो कैसे, ये 6 न्यूटन की ऐसा फोर्स, और ये पीछे की तरफ Fk लग रहा है तुम्हारा 2 न्यूटन का, समझेगा, बॉडी का मास है 2 किलो। अब देखो जो नेट फोर्स लग रही है उस बॉडी पर, वो कितनी लग रही है, एक्सेलरेशन अगर तुमको उस बॉडी का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, 6 माइनस 2/2, ये चीज कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा, समझ गए। अब वो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू कर चुकी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, जैसे अगर तुमने अब मान लेते फोर्स को और बढ़ाया, लेट से अब कर दिया 100 न्यूटन कर दिया, तो Fk कितनी लगती रहेगी, 2 न्यूटन की कांस्टेंट पीछे की डायरेक्शन में लगती रहेगी, ठीक है क्या, ये ऐसा 100 न्यूटन की तुम फोर्स लगा रहे हो, पीछे की डायरेक्शन में Fk लगी जा रही है, ठीक है क्या, पीछे की डायरेक्शन में, और अभी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी तुम कैसे निकाल सकते हो, 100 माइनस 2/2, ऐसा कितना हो जाएगा, ये 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा, और जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, क्लियर है बात। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से एडजस्ट करता है, यहाँ देखो, जैसे अगर मैं फोटो अगर निकालूं, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो तुमने y एक्सिस पर प्लॉट कर रखी है, ये मैं वो जो फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है क्या, वो है ये, है ना, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है क्या, एक्सटर्नल फोर्स है। तो होगा क्या, इनिशियली तुम देखो 4 न्यूटन तक, है ना, 4 न्यूटन तक, पहले तो जब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई तब फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है, इसका मतलब 0,0 इस ग्राफ पर तो होगा। उसके बाद 4 न्यूटन तक एक्चुअल में जितनी मैं फोर्स लगाता हूँ वो कैसा नकलची बंदर समान, वो भी वैसी उतनी फोर्स लगाता है, ठीक है, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इनिशियली, है ना, until motion has started, F इक्वल्स टू कैपिटल F, समझ गए, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही रहेगा, समझ गए, और वेरिएबल भी है, ठीक है, जैसे अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स अगर वेरी की तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी वेरी कर जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, और ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू क्या है, 4 न्यूटन है, समझ गए, 4 न्यूटन है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक डिप आ रहा है अचानक से, ये ऐसा, मतलब ये एक ब्रेक जैसे, किंग जैसे इसको तुम समझो, है ना, इसी मोमेंट पर एक ब्रेक आ रहा है अचानक से, और उसके बाद इंस्टेंटेनियसली, मतलब जैसे ही मोशन शुरू हुआ उसके बाद अचानक से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ड्रॉप हो गई, और अब कितनी हो गई है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, ये ऐसा, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये कितनी है तुम्हारे पास, 2 न्यूटन की, समझ गए क्या। तो यहां पर इस पोर्शन में मोशन शुरू हो चुका है, मोशन हैज स्टार्टेड, ठीक है बात, एंड अ कांस्टेंट, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स, ठीक है, कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स
एक्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल एफ। मतलब एफ की वैल्यू चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कुछ भी हो, है ना, उससे काइनेटिक फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो पूरा पूरा निर्भर है एक्सटर्नल फोर्स पर। जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा, है ना, उतना ज्यादा वो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स रहेगी। अब ये बात ध्यान में रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन is not always equal to limiting friction। ये गलती अक्सर एक नया इंसान जरूर करता है। मतलब उसमें कितनी फोर्स लग रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालता है और बोलता है हमेशा इतनी लग रही है। ऐसा नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो अपने को उसको पूरा प्रॉपर एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। हमेशा अपन उसको म्यू एन नहीं ले सकते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो क्या हमेशा म्यू एन रहेगी क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है, हमेशा म्यू एन रहेगी ऐसी बात नहीं है। इस चीज का तुम ध्यान रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है बात, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है म्यू एन के बराबर। कौन सा म्यू एन के बराबर? म्यू एस एन के बराबर। ऐसा, ये ठीक है। ये कैसा है, ये गड़बड़ हो जाता है, ऊपर वाली चीज गड़बड़ हो जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसा म्यू एन बोल देना वो गलत है, वो गड़बड़ है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे। ये वाली जो फोर्स है, ये यहाँ इस पॉइंट पर वाली जो फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है, उसको तुम एक्चुअल में म्यू एन कहते हो। जो काइनेटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स है उसको भी तुम एक्चुअल में म्यू एन कहते हो। जाहिर सी बात है अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को यूज करने पड़ेंगे, ठीक है क्या, लेकिन वो दोनों है म्यू एन। इसके पहले वाला जो ये वाली जो फेज है, इसके लिए वो म्यू एन नहीं है, वो वेरिएबल है। और वो सवाल को तुम्हें उसको एक वेरिएबल लेते हुए ही उस सवाल को मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि एक मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ऐसा एक फिक्स्ड इंक्लाइन है तुम्हारे पास, और उसके ऊपर कैसा एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, समझ गए। द ब्लॉक इज एट रेस्ट, कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा अगर मैं तुमको कहता हूँ कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है क्या। ये मान लेते हैं ये एक सरफेस कैसा रफ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको दिया हुआ है म्यू है। अगर मान लेते हैं खाली तुमको एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर दिया हुआ है तो उसमें मान लेना कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों बराबर है और वही म्यू के बराबर। और ऐसा अक्सर तुमको मानना भी पड़ेगा, अलग अलग दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर अलग अलग दिया है तो अच्छी बात है, फिर सवाल को उस वे में अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर खाली एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो तुम ऐसा मान लेना कि उसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों बराबर है, ठीक है क्या। अच्छा खैर, अभी जैसे तुमको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या ऐसा पटक दोगे क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? ये अपन ऐसा कर लेते हैं, म्यू तो दिया ही है, नॉर्मल रिएक्शन कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन तो मेजर करना बहुत ही आसान है। कैसे कर लोगे नॉर्मल रिएक्शन मेजर? ये हो गया एन ना, ये हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है क्या, और ये हो गया एम जी कॉस थीटा। अब क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है क्या, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो फोर्स बैलेंस अगर लगाएं तो, है ना, फोर्स बैलेंस अगर हम लोग लगाएं तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा म्यू एन कितना है एम जी कॉस थीटा, समझेगा, इतना हो जाएगा करके। तो ये गलत है भाई, ठीक है बात, ये गड़बड़ है। एफ इक्वल्स टू म्यू एन ऐसा अगर तुम लगा दोगे तो ये कचरा हो जाएगा फिर, ठीक है क्या। एफ एक्चुअल में कितना आएगा, एन बराबर एम जी कॉस थीटा, ये बात ठीक है। एफ एक्चुअल में फोर्स बैलेंस से जो तुमने कैलकुलेट किया तो वो चीज कितनी आ रही है, एम जी साइन थीटा के बराबर आ रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि the value of friction which you have obtained that should be less than or equal to maximum value of friction which can exist। तो इससे कायदे से तुम ये ऐसा कह सकते हो mg sin थीटा जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है
दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। इससे देखो एक और एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है सामने, वो ये कि एम जी तो हट जाएगा, tan थीटा नीड्स टू बी एक्चुअली लेस देन इक्वल टू म्यू। समझेगा? इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल कर आता है कि थीटा एक्चुअली नीड्स टू बी लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। मतलब ये चीज जरूरी है कि जो थीटा है तुम्हारा कुछ कम रहे। क्या ये चीज कॉमन सेंस के साथ तुम्हारे साथ बैठती है कि नहीं बैठती है? जैसे तुम खुद इमेजिन करो, अगर मान लेते हैं वो इंक्लाइन ऐसा है कि और ज्यादा इस प्रकार का, ऐसा है ज्यादा इस प्रकार का, ऐसा। तुम खुद कॉमन सेंस से मेरे को बताओ, ये थीटा 1 है ना, ये थीटा 2 है, ऐसा। और एक ब्लॉक को तुमने यहाँ ऐसा रखा हुआ है ना, और दूसरे केस में ऐसा रखा हुआ है। थीटा 1 इज ऑब्वियसली मच मच ग्रेटर देन थीटा 2। तो तुमको ऐसे नहीं लगता कि अगर तुमने थीटा 1 को अगर बढ़ाया तो उस ब्लॉक के स्लाइड होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी करके? बढ़ जाएगी ना? तो एक्चुअल हाँ में हाँ, स्लाइड होने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। इस चीज से वो नजर भी आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्लॉक को रेस्ट पर अगर रहना है तो थीटा को tan इनवर्स म्यू से कम होना पड़ेगा। मतलब थीटा अगर तुम बढ़ाओगे, साले कहीं ऐसा कर दिया अगर कांड, ये थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, ठीक है क्या? तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स जो आ रही है ना, जब थीटा तुम्हारा tan इनवर्स म्यू से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तब बड़ी हो जाएगी FL से, विच इज नॉट पॉसिबल। समझे क्या? अगर थीटा बड़ा हो गया tan इनवर्स म्यू से, तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है जो अपने को चाहिए है ना, वो ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, वो FL से बड़ी आ रही है। ठीक है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे थीटा तुमको क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स म्यू से अगर मान लेते बड़ा अगर हो जाता तब क्या होगा? थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, ऐसा तुमको दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि सिचुएशन एनालाइज करो। ऐसा रखा हुआ है, लेट्स से ये थीटा है, ये m है, ऐसा, और तुमको ये कंडीशन दी हुई है, मान लेते थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, ऐसा दिया हुआ है, ये गिवन है ना। और उसके बाद फिर तुमसे पूछा गया कि होगा क्या? कमेंट ऑन व्हाट हैपेंस टू द ब्लॉक। ठीक है, ऐसा तुमसे पूछा गया, तो क्या बोलोगे? tan थीटा अगर मान लेते हैं म्यू से अगर तुम्हारा बड़ा है, तुम क्या बोल सकते हो? sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू cos थीटा। दोनों साइड स्मॉल m से मल्टीप्लाई करो, mg से मल्टीप्लाई करो, सॉरी। तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। इसका मतलब क्या है? mg sin थीटा इज ग्रेटर देन FL। समझे क्या? मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो हो सकती है ना, उससे बड़ा आ रहा है mg sin थीटा। तो ब्लॉक को अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखो तो ये हो गया mg sin थीटा और ये हो गया f। अब mg sin थीटा इज ग्रेटर देन FL, तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच द सरफेस कैन ऑफर। अगर मान लेते हैं मैं जो मैक्सिमम पढ़ाई कर सकता हूं वो मान लेते 10 घंटे की है ना, और तुम जो पढ़ाई करते हो 10 घंटे से ऊपर की है, तो मैं कितने भी घंटे पढ़ाई करूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि तुमसे तो कम ही करूंगा? साधारण सी कॉमन सी बात है, मैं अगर 10 घंटे पढ़ सकता हूं मैक्सिमम, मैं जो पढ़ सकता हूं 10 घंटे, और तुम जो पढ़ाई करते हो वो हमेशा 10 घंटे से ज्यादा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार आज जितनी भी मैंने पढ़ाई की होगी, चाहे कोई भी नंबर हो, वो हमेशा तुम्हारी तो पढ़ाई उससे ज्यादा ही होगी करके बोला जा सकता ना ऐसा? तो ये जो mg sin थीटा है वो हमेशा बड़ा है किससे? FL से। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया? mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोशन विल टेक प्लेस। ठीक है क्या?
कहना चाहिए रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस, ठीक है क्या, है ना? या फिर मैं कहूँ स्लाइडिंग, दैट इज ब्लॉक स्लाइड्स, ब्लॉक विल स्लाइड, है ना, फॉर श्योर, श्योरली ऐसा लिखे, ब्लॉक विल स्लाइड श्योरली, एकदम पक्की बात है। क्या ये जो थोड़ा सा एक ट्रिवियल डिस्कशन मेरे द्वारा लिया गया है, इसमें किसी को कोई परेशानी है, कुछ बोलना है तो बोलो। इसमें इस डायरेक्शन में नॉर्मल mg cos थीटा के तो बराबर रहेगा ही रहेगा हमेशा, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, ठीक है क्या। तो अगर ब्लॉक अगर मूव अगर कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन, सिंस द ब्लॉक इज नाउ मूविंग, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक का, mg sin थीटा माइनस f अपॉन mg sin थीटा माइनस f अपॉन कितना m, ठीक है। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्लियर है। इस डिस्कशन में कोई चीज अगर तुम्हें नहीं समझ में अगर आई है तो मेरे को बताओ। इस डिस्कशन में तुमको अगर कोई चीज अगर पल्ले नहीं पड़ी है तो मेरे को बताओ, किसी ऐसी चीज में तुम अगर कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो। बहुत ही ट्रिवियल सा डिस्कशन लिया मैंने, लेकिन अब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर ली है, अब ऐसा बोल बच्चन पे अब चीजें अपन नहीं चला रहे हैं, ठीक है क्या। ठीक है, हो सकता है तुम कभी ये वर्ड सुनो एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है क्या। तो थीटा जो tan इनवर्स म्यू है, इसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वो इंक्लाइन प्लेन का कितना एंगल हो, ठीक है, सच दैट मोशन अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। उसको मैक्सिमम एंगल तुम कह सकते हो, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच मोशन ऑफ ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट, ठीक है क्या। ये इस बात का ध्यान रखना है, ये थीटा है, ये ब्लॉक है, ऐसा ऐसा, क्लियर है। तो तुम कितना एंगल एक्चुअल में बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, समझ गए। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच द मोशन ऑफ ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मान लेते तुम्हें सवाल में अगर नहीं दिया हुआ है कि भाई म्यू एस और म्यू के अलग अलग अगर तुमको नहीं दिए हुए हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यू एस बराबर म्यू के मान लेना तुम, ठीक है क्या। इफ सेपरेट वैल्यूज आर नॉट गिवन, ठीक है, इफ सेपरेट वैल्यूज आर नॉट गिवन, ठीक है क्या। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हम लोगों ने देखी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट है वो, और जो कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है उसको तुम कहते हो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। मान लेते हैं जैसे एक तुमने एक पुली ऐसा लगा दी है, और लेट्स से ये मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पर ऐसा रखा हुआ, ये एम मास का, ठीक है। और यहाँ पर नोन वेट है तुम्हारे पास, लेट्स से एक पैन रखा हुआ है तुमने ऐसा, इस पर कुछ नॉन वेट्स तुमने ऐसा लगा कर रखे हैं, समझ आएगी। तो तुम क्या कहोगे, तुम मान लेते इस पैन पर धीरे धीरे वजन रखते जा रहे हो, बहुत ही छोटा छोटा वजन रखते जा रहे हो, थोड़ा 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 थोड़ा। तुमने देखा जस्ट जब कैसा मोशन, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर जिस वक्त कैसा जस्ट मोशन शुरू हुआ, उस वक्त तुमने वो वेट की वैल्यू मेजर कर ली कितनी हो गई, तो उससे तुम्हें क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं चल जाएगी, पता चली जाएगी ना, है ना।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता इस चीज़ से की जा सकती है ना, एक्सपेरिमेंटली इस तरह से डिटरमाइन की जा सकती है। जो वेट होगा वही तुम्हारा क्या बोलते हैं टेंशन होगा, और उतना ही टेंशन क्या बोलते हैं तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना, एक्सपेरिमेंटली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है क्या, और इसके बारे में तो यार और मैं क्या बोलूँ, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया है। ठीक है क्या, उसमें ये बात ध्यान में रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए क्या, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हो, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों के दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन पर जो सरफेस ऑफर करती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अलग अलग सरफेसेस के लिए ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, समझेगा, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा अप्रोक्सीमेशन है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहेगी है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, हमेशा तुम्हारा लेस देन म्यू एन ही रहेगी, समझेगा, ये बात तुमको ध्यान में रखनी, म्यू एस एन रहेगी। ठीक है, ये तो क्योंकि म्यू एस एन तो कैसा मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, समझेगा। पर क्या अगर दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में हैं तो क्या हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लगती रहती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये बिल्कुल बकवास है। तो लोग कैसा म्यू एन ही मार देते हैं हमेशा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही लग रही है करके। दो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगी तो उसमें फ्रिक्शन को तुमको वेरिएबल लेना है, म्यू एन नहीं ले लेना है हमेशा, ये बात ध्यान में रखोगे। ये कॉमन मिस्टेक है जो एक नया इंसान जरूर करता है। ठीक है, सर हाँ बोलो। अगर आपको म्यू को समझाना पड़ेगा तो क्या क्या बोलेंगे आप? म्यू को मैं बस एक नंबर की तरह समझाऊंगा कि अगर मान लेते हैं मेरे को ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि मान लेते हैं जैसे एक वेरिएबल है x जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है y, ऐसा है ना, और वो भी सिंगल पावर पर उसके डिपेंडेंट है। ठीक है क्या, ये बात एकदम कंफर्म्ड है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है कि जो इस बात को सपोर्ट करता है, ऐसा मतलब अगर x की वैल्यू अगर मैंने 0.2 रखी तो ये मान लेते हैं मेरे पास आ गया 4, मेरे को अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने रखी 0.5 रखी तो ये चीज़ आ गई मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ रहा है मेरे पास 20 है ना, तो 10 ऐसा, समझेगा। मान लेते हैं मैंने x की वैल्यू और बढ़ाई, मान लेते हैं मैंने 1 कर ली, ये आ गया मेरे पास 20, y की वैल्यू मेरे पास ऐसी आ गई है। ठीक है, ऐसा मैंने मान लेते इसको और बढ़ाया, x को मैंने और बढ़ाया तो इसकी वैल्यू आ रही है 40। क्या इस चीज़ को देखकर मैं कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन बना पा रहा हूँ, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा ये आ रहा है, ये रिलेशनशिप आ रहा है, y बाय एक्स जो है वो एक बहुत अच्छा कांस्टेंट है, समझ गए क्या, बहुत ही अच्छा कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, समझे क्या, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ फिर y बाय एक्स इक्वल्स टू मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ म्यू, तो उसके बाद फिर मैं क्या बोल रहे हो, x और y क्या है? नहीं अभी x और y तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में किए गए है ना, x और y जो वेरिएबल्स हैं जिसको डिनोट कर रहे हैं वो अभी एक्सपेरिमेंटर जानता है, अभी बस वो एक्सपेरिमेंटर की नोटबुक में जो लिखा है जो चीज़ें वो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है क्या, वो ऐसी कुछ बातें लिख रहा है, अभी वो बताएगा ना कि भाई वो x और y क्या है और क्या किस तरह से वर्कआउट वो कर रहा है, अभी तो बस तुम ये बातें उसकी नोटबुक में देख रहे हो कि जो वो इंसान जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है
उसकी नोटबुक में यार डाटा ऐसा लिखा हुआ है, समझे? तो वो उसको कैलकुलेशन करते हुए तुम देख रहे हो कि यार अच्छा x को जब मैं वेरी कर रहा हूँ तो y इस तरह से वेरी कर रहा है। तो उसने अपनी कैलकुलेशन में अगली स्टेप जो लिखी वो ये लिखी कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, और उसने फिर ये बोला कि y बाय एक्स लेकिन फेयरली कांस्टेंट है। तो उसने बोला कि वो जो कांस्टेंट है उसको फिर अपन म्यू बोल देते हैं, तो y की वैल्यू मैं ऐसा बोल सकता हूँ म्यू x होगी। समझ गए क्या? अच्छा, अब x और y क्या है अब तक के, अगर तुम्हें अभी नहीं पता चला है तो फिर मैं क्या कहूँ। वो x और y क्या है, जैसे उसने क्या किया कि जैसे अलग अलग मान लेते हैं, अलग अलग थीटा अगर होगा तो अलग अलग नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या है, mg cos थीटा है ना, नॉर्मल mg cos थीटा है। मान लेते जैसे एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये कितना हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये mg cos थीटा हो गया। तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मल को अलग अलग थीटा अगर वो चेंज करेगा तो अलग अलग नॉर्मल तुमको मिलेगा। तो उसमें अलग अलग नॉर्मल के लिए वो अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स मेजर कर रहा है। तो x कायदे से फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसको तुम ऐसा ले लो, इनपुट वेरिएबल तुम्हारा नॉर्मल जैसे अगर है, x कायदे से तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है तुम्हारा वो y है ऐसा। तो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग थीटा अगर वो चेंज करता रहेगा मान लेते हैं, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन के लिए वो अलग अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेजर कर रहा है, समझे? कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेजर कर रहा है, स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मेजर कर रहा है। तो उसमें वो अलग अलग आ रही है, ठीक है ना। तो उसमें फ्रिक्शन जो फोर्स है वो एक्चुअल में नेचर ऑफ सरफेस पर तो डिपेंड करती ही करती है ना, साथ ही साथ वो नॉर्मल रिएक्शन पर भी डिपेंड करती है ना। तो वही सरफेस अलग अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है, ये बात ध्यान में रखना। इंटरेस्टिंगली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करती है, ठीक है क्या। एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई एक ऐसा फ्लैट एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो उस पर भी जो तुम्हारी क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि जो बॉडीज का कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट, कैसा तुम्हारा एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, कॉमन एरिया ऑफ कांटेक्ट वो कितना, उस पर वो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करती है, ठीक है क्या। ऐसा भी उसने एक्सपेरिमेंटली ही पाया है। तो वो क्या कर रहा है, जैसे अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन की जैसे वैल्यूज हैं, ये जैसे अलग अलग तुम्हारे पास x की जो वैल्यूज है, अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यूज हैं, उस पर वो एक डाटा नोट कर रहा है अपनी डायरी में कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं कितनी कितनी हो रही हैं। समझ गए क्या? मैक्सिमम वैल्यूज क्यों, क्योंकि वो अपना वही पुली वगैरह लगाकर उस चीज को मेजर कर रहा होगा। ये ऐसा, ये उसने ऐसा पुली बांध रखी होगी मान लेते हैं, और ये ऐसा एक पैन लगा के उसमें वेट वगैरह कैसा ऐड कर रहा होगा। तो वो जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा होगा, है ना, एक ऐसा एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता, है ना। एक ऐसी पुली तुम ले लो, इसका डायग्राम मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, है ना। यहाँ देखो, ये तो एक बहुत सादा सा एक मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट कर लिया है। ये मान लेते तुम्हारे पास एक पुली है ऐसा, है ना। अब इस पर तुम क्या कर रहे हो, नया नया वेट कैसा तुम ऐड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, हर सिचुएशन के लिए, हर नॉर्मल रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर थीटा के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा। पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो वो तुम कैसे मेजर कर सकते हो, जो तुम्हारा पैन है ना, उस पे तुम जो वेट ऐड कर रहे हो तो तुमको पता है ना कितना वेट ऐड कर रहे हो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा निकाली जा सकती है, ठीक है। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्लियर है। तो म्यू को मैं इस प्रकार समझाऊंगा कि म्यू वो कांस्टेंट है ना। कौन सा कांस्टेंट है, जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है ना दो सरफेसेस के बीच की, है ना, दो सरफेसेस के बीच की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है फॉर अ पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, उसमें जो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है और जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू रहती है फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस, वो कांस्टेंट रहती है। और इसी कांस्टेंट को फिर तुम म्यू कहते हो, ठीक है। दो सरफेसेस के बीच की जो फ्रिक्शनल फोर्स वाली जो वैल्यू रहेगी और जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है वो कैसा कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट वाले नंबर को, दोनों के डायमेंशंस देखो न्यूटन न्यूटन वाले हैं, तो डायमेंशनलेस नंबर है तुम्हारा, ठीक है।
तो इस फैक्ट का, इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट का हम लोग इस्तेमाल करके किसी सरफेस के लिए कि वो कितनी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर तुमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रेशियो है कांस्टेंट है ना, तो तुम क्या पता कर सकते हो इस चीज से? अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके अगर तुमको दे दी जाए तो क्या पता कर सकते हो इस चीज से, इस डेटा से? उस सरफेस की क्वालिटी पता कर सकते हो, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज कर जाएगी, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि सरफेस चेंज हो गई। तो सरफेस जब तक ये चेंज नहीं हो रही तब तक ये म्यू भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो म्यू इज द क्वालिटी ऑफ द सरफेस, म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, ठीक है क्या? वो प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन अगर एडजस्ट होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एडजस्ट हो जाएगी, है ना, ध्यान रखना। नॉर्मल रिएक्शन अगर एडजस्ट हुई तो वही सरफेस जो कि पहले एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवा पा रही थी फ्रिक्शन की, अब वो कुछ दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करवा पाएगी। ऐसा मत समझना कि एक सरफेस है तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्रोवाइड करवा सकती है वो एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, बस उतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है क्या? नॉर्मल रिएक्शन अगर वेरी कर गया तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो भी वेरी कर जाएगी, ये ध्यान में रखना। हाँ, सरफेस अगर फ्लैट है तब तुम ऐसा कह सकते हो कि यार इसमें तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो फिक्स ही है, ठीक है, क्योंकि तब नॉर्मल रिएक्शन वेरी नहीं कर पाएगा ना। लेकिन जैसे अगर एक ऐसा इंक्लाइन है, इंक्लाइन का एंगल कैसा आसानी से वेरी किया जा सकता है। इनफैक्ट लैब्स वगैरह में एंगल ऑफ इंक्लाइन वेरी ताकि किया जा सके उसके लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं है, तो एक इंसान खुद घर पे भी बना सकता है, ठीक है क्या? तो जैसे अगर एक ब्लॉक अगर तुमने लटका दिया, समझे क्या, एम मास का, तो अलग अलग थीटा वेरी करके तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग निकाल सकते हो। तो उसमें जो तुम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेजर करोगे वो अलग अलग आ रही है। कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम मेजर कर रहे हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम मेजर कर रहे हो, तो वो भी अलग अलग आ रही है। तो वो तो पहले तो चौंक गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है, अलग अलग कैसे आ रही है, सरफेस तो वही है फिर भी अलग अलग आ रही है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज है। तो उसने फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया अपनी डायरी में कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इस प्रकार उसने कुछ सेटअप किया होगा। अपने को सोचना चाहिए ना, जितना ज्यादा से ज्यादा अपन मैथमेटिकल वे में सोच सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने को ये सोचना चाहिए कि कोई ऑब्जर्वेशन अगर आया है तो ये उस साइंटिस्ट ने कैसे डिराइव किया होगा। तुमको क्या लगता है, मैंने किसी को देखा है क्या ये सब ये ऐसा करते हुए? मैं खुद अगर होता, अगर एक्सपेरिमेंटर के शूज पर, तो मैं किस तरह से इस चीज को ट्राई करता साबित करने का, या फिर क्या ऐसा हुआ होगा कि जिसके बेसिस पर उन लोगों ने ये कहा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। तो उसमें जाहिर सी बात है उन लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की होगी कि यार अलग अलग वैल्यूज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पर देखते हैं फ्रिक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ रही होंगी। मैं इस पर ये ऐसा सब क्यों बोल पा रहा हूँ कि भाई वो फ्रिक्शन वैल्यू जो है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है। मैं क्यों ऐसा बोल पा रहा हूँ? बिकॉज मेरे को पता है ना कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो मेजर कर सकता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो वो मेजर कर सकता है एक्सपेरिमेंटली, नहीं। और जो बाकी की जो फ्रिक्शनल वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इससे कम ही रहेंगी, ठीक है क्या? क्योंकि अगर ऐसा अगर नहीं होता तो उसमें भाई वो ब्लॉक फिर कैसा जादू से अपने आप मूव कर जाना चाहिए फिर, है ना। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टेंट पर तो ज्यादा लेनी चाहिए ना उसको वो वैल्यू, नेचर में, कुदरत में। तो जिस इंस्टेंट पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारा उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो बात बोलने में भी पैराडॉक्सियल है कि एक वेरिएबल है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ही बड़ा हो रहा है, तो साले वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे हुई फिर? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? और इसमें एक और पैराडॉक्सियल चीज ये है कि अगर कभी ऐसा हो गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम अगर बोल रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट कर सकती है उससे बड़ी है, तो ऐसा कभी ना कभी किसी भी सिचुएशन में अगर हो गया, मान लेते तुमने कहा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है एक पर्टिकुलर नॉर्मल के लिए वो है 100 न्यूटन, और तुम ये बोल रहे हो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है 120 न्यूटन की है, तो फिर कैसा हो जाएगा, जब वो बॉडी उस सरफेस पर रखी हुई होगी तो जादू से मूव कर जाएगी वो अचानक से ऐसे ही अपने आप। या फिर तुम अगर फोर्स अगर लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। फ्रिक्शन का जो मेन जो उसका उद्देश्य है वो रिलेटिव मोशन को रोकना है, ठीक है।
रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए वो अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इंक्रीज वो उतना ही करेगा जितना जरूरत है। ये बात ध्यान में रखना। अप टू अ सर्टेन लिमिट, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर अथाह कैसा उसके पास रिजर्व्स हैं कि मैं तो कितना भी फोर्स लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तू लगा, तू 50,000 न्यूटन भी लगाएगा तो भी मैं रोक लूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ब्रेक पॉइंट तो होगा उस सरफेस का, ठीक है। खैर, तो म्यू को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि ये एक बहुत अच्छा एक कांस्टेंट है। किस तरह का कांस्टेंट है? कोई भी सरफेस तुम उठा लो, उस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नॉर्मल के लिए, क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या? नॉर्मल क्या हमेशा mg के बराबर रहेगा क्या? ऐसा थोड़ी है, तो इससे बड़ी बकवास तो हो ही नहीं सकती। तो अगर तुम थीटा वीटा अगर चेंज करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज मारेगा, थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा चेंज होगा, mg कॉस थीटा चेंज होगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है। लेकिन हम अपनी डायरी में ये देख पा रहे हैं, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ कि यार चाहे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन हो, उस पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, यार एक कांस्टेंट रिलेशनशिप आ रहा है ना। अच्छा, अब उसमें ये भी मेरे को पक्का पता है, क्या एग्जैक्ट कांस्टेंट आया होगा क्या? नहीं। जब तुम पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो वो कितना आया होगा? जैसे मान लेते आया 1.98। दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो वो आया 1.99। तीसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे वो आया 1.965। चौथा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन किया वो आया 1.995। क्या ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे कि हर बार साला वो जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ रही है करके? क्या एग्जैक्ट 2 ऐसा आया होगा क्या? एक्सपेरिमेंट्स ऐसे नहीं होते, है ना। उसमें एक आधा ऑब्जर्वेशन ऐसा भी होगा जिसमें तुम्हारी वैल्यू जो रहेगी वो आ जाएगी 0.5। तो वो जो 0.5 आया है वो क्यों आ गया? वो रेशियो 0.5 जो आ गया वो क्यों आ गया? f/n का जो रेशियो 0.5 आ गया एक्सपेरिमेंटली, वो क्यों आ गया? क्योंकि बीच में कुछ कुछ एरर वगैरह भी हो सकती है। तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा किए जाते हैं। और उसमें हर बार तुम कर रहे हो ऑब्जर्वेशन और हर बार ऑलमोस्ट यही आ रहा है। एक आध रैंडम एक दो ऑब्जर्वेशन को छोड़ के मान लेते हैं तुमने 1000 टेस्ट किए और 1000 टेस्ट में 998 टेस्ट ऐसे आए जिसमें सब में वैल्यू जो आई वो एकदम 2 के नजदीक आई। तो इससे फिर एक रूल बनाया जा सकता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो और वो जो एक ऑब्जर्वेशन दो ऑब्जर्वेशन ऐसे कुछ आ जाते हैं जिसमें वैल्यू 0.5 आ गई 2 के बजाय, तो तुम क्या बोलोगे? ये तो गलत हो गया, मेरे से जरूर कुछ ना कुछ रीडिंग में गड़बड़ हो गई होगी, है ना। तो उसमें जब तुम वो 0.5 आया, जब तुमने चेक किया तो क्या देख रहे हो कि पैन में कैसे एक वेट गिर गया नीचे, ऐसा। तो कुछ वैल्यू जो है फ्रिक्शन की कम ज्यादा हो गई, गिर गया है, या तो उस पर कोई एक नया वेट आकर किसी ने रख दिया गलती से, या फिर एक वेट गिर गया है, समझेगा। अगर वैल्यू 0.5 आई होगी इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन जो है वो घट गया होगा। नॉर्मल रिएक्शन घट जाने का मतलब जो mg cos थीटा है ना, वो जो m है वही घट गया होगा, एक पैन इसका मतलब गिर गया होगा, ठीक है क्या? पैन में से एक वेट गिर गया होगा। खैर, तो ये सब बातें हैं फ्रिक्शन को लेकर। इसमें ये बात ध्यान में रखना कि जो स्टार्टिंग फेज रहता है, जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू नहीं हुआ है, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। Static friction can act up to a certain maximum value only. After that, motion of the body starts. तो जो maximum value है उसको limiting friction कहते हैं। तो limiting friction is a kind of static friction only. 3 टाइप के फ्रिक्शन नहीं होते हैं, 2 ही फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक और काइनेटिक, ध्यान रखना। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो μn के बराबर होता है। म्यू उसमें क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से बड़ा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है, क्योंकि इन जनरल छोटी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। ऐसा इसीलिए बिकॉज बॉन्ड्स उतनी जल्दी नहीं बन पाते। तुम खुद सोचो ना कॉमन सेंस से कि ब्लॉक जैसे रखा हुआ है उसको तुम धक्का मार रहे हो। तुम खुद इमेजिन करो एक ब्लॉक रखा हुआ है उसको तुम धक्का मार रहे हो। तुम खुद इमेजिन करो, है ना, तुम्हारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा। एक बार जब वो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है तब उसके बाद तुमको कम फोर्स लगती है उस ब्लॉक का मोशन मेंटेन करने में। ऐसा तुमने खुद महसूस किया होगा। अगर नहीं किया तो फिर अब जाए भाड़ में वो चीज, मैं क्या बोलूं उसमें। लेकिन स्टार्टिंग में ब्लॉक को हिलाना मुश्किल है,
पर उसके बाद जब तुम वो ब्लॉक कैसा मूव करना जब शुरू कर चुका है, धड़ 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 चले जा रहा है, तो उसमें अपने को उतना मेहनत नहीं जाती है। अगर तुमने खुद कॉमन सेंस से इस चीज को अगर नोट अगर कर पा रहे हो, या खुद अगर तुम्हारा ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये एक है फैक्ट, है ना। तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ब्लॉक एक बार मूव अगर कर गया तो उसके बाद फिर उसमें वो कहते हैं ना जान नहीं रह जाती करके टाइप, उस टाइप की चीज तुमने खुद महसूस की होगी। तो ये बात एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, अगर किया है तुमने ऑब्जर्व तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं उसमें, ये बात ध्यान में रखना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो फोर्स के अपोजिट ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखो। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास, ये भी बहुत लोगों का है कंफ्यूजन, उसमें मान लेते हैं जैसे ऐसा एक ब्लॉक है, उसके ऊपर तुम्हारा मान लेते हैं ये एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, ये मान लेते हैं रफ है, समझ गए क्या, ऐसा, और इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई, कैपिटल एक फोर्स लगाई, ये मान लेते हैं स्मूथ है, ठीक है क्या, ये मान लेते हैं स्मूथ है। तो अभी देखो होगा क्या, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, समझ रहे हो, दोनों ब्लॉक ही एक साथ मूव करेंगे, लेकिन अगर वो सरफेस अगर स्मूथ होती, दोनों ही सरफेस अगर स्मूथ होती, तो नीचे वाला ब्लॉक क्या है, निकल जाता सामने, और वो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो वहीं का वहीं रह जाता, समझे क्या, वो ऐसा स्लाइडिंग हो गई रहती, ये ऊपर वाला ब्लॉक यहीं रह जाता और ये नीचे वाला जो ब्लॉक है वो ऐसा निकल जाता है इसके नीचे से, अगर ये सरफेस भी अगर स्मूथ होती, तो स्मूथ अगर होती तो ये ऐसा नीचे से निकल गया रहता, ये कैपिटल एफ जिस पर फोर्स लग रही है, तो है ना। तो अगर सरफेस रफ है तो हो क्या रहा है, देखो सरफेस अगर रफ है तब हो क्या रहा है, यहां देखो जो इस पर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम बनाओ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए। अच्छा, जो ऊपर वाले जो तुम्हारा है बॉडी, उसका अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो वो कैसा बनेगा, वो सामने की तरफ जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स ना लग रही हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सामने की तरफ उस पर फोर्स जो लग रही है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि वही एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करती है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन की तरह वो एक्शन रिएक्शन पेयर में ही काम करती है वो भी, समझे क्या। तो अगर इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी लग रही है तो इसका रिएक्शन पेयर तुमको नीचे वाले ब्लॉक पर इस प्रकार बनाना पड़ेगा, समझ गए, जिस प्रकार नॉर्मल रिएक्शन बनाते हो ना तुम, कि इसने उस पर लगाया तो उसने इस पर लगाया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करती है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, इसका अगर एक्सेलरेशन अगर ब्लॉक का स्मॉल ए अगर हो रहा है तो स्मॉल एफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सेलरेशन। यहां पर ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज इन फैक्ट सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द बॉडी स्मॉल एम, समझे क्या, स्मॉल एम मास वाली बॉडी का ये एक्सेलरेशन करवा रहा है सामने की तरफ, तो ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है के बात। तो उसमें ऐसा मत समझना कि फ्रिक्शन कैसा खाली जो मोशन है मतलब उसको ऐसा कि भाई फोर्स तुमने लगाई तो मतलब कुछ ऐसा कि अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन मतलब तुमको इस सेंस में रखनी है कि रिलेटिव मोशन कैसा अपोज हो रहा हो, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या, रिलेटिव मोशन उसमें अपोज हो रहा होगा, इस बात को ध्यान में रखना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पर जैसे जैसे तुम सवाल बनाते जाओगे तुम्हारी समझ और बढ़ती जाएगी। अभी इस पॉइंट पर कैसा मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन पर एक्चुअल में अगर बोलूंगा और तो मुझे कुछ थोड़ा सा तुम्हें न्यूमेरिकल्स वगैरह करके दिखाने पड़ेंगे, तो उस चीज पर मैं अभी बस इतना बोलूंगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर अपने दिमाग में पहले से कुछ सेट नोशन मत रखना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एकदम वेरिएबल लेकर चलना, कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को ऐसा मत मान लेना कि अपने बाप की प्रॉपर्टी है और उसकी डायरेक्शन तो यही होगी। वो जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तो अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन अज्यूम की है उसके अपोजिट लग रही है, अगर पॉजिटिव आ गई तो अच्छी बात है, फिर तुमने फ्रिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है तुमने सही अज्यूम की थी, ठीक है क्या। बहुत सारी सिचुएशंस में कॉमन सेंस से तुम फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही निकाल लोगे, बट फिर भी मैं उसमें कहूंगा कि उसमें ओपन माइंड रखना, ऐसा मत करना कि नहीं नहीं ये तो ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं करना, समझे क्या, ठीक है। अच्छा, दोनों बॉडीज अगर साथ में अगर चल रही है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, तो इसमें तुम क्या बोल सकते हो, एफ माइनस एफ है ना अपॉन कैपिटल एम बराबर ए, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, स्मॉल एफ की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ऐसी इस प्रकार की कुछ होनी चाहिए, समझे क्या। तो एक्सेलरेशन की अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू अगर हो गई तो तुम खुद ये सोचो क्या होगा,
एक्सेलरेशन की अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, मान लेते इस फोर्स की अगर तुमने कोई बहुत बड़ी वैल्यू अगर लगा दी, तो जरूरी है क्या कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये सरफेस का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो एग्जिस्ट कर रहा होगा है, वो क्या सपोर्ट कर पाएगा कि इस मोशन को, कि दोनों का एक्सेलरेशन एक हो? ऐसा नहीं है। और इस पर कैसा अगली क्लास में हम लोग इसी यहीं से डिस्कशन अपना शुरू करेंगे, ठीक है क्या, कि अगर मान लेते हैं एफ की वैल्यूज कुछ डेटा लेकर कि एफ की वैल्यू अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ाई तो क्या होगा, है ना? क्या किसी भी एफ की वैल्यू के लिए 1000 न्यूटन लगाओ, 50,000 न्यूटन लगाओ, क्या दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे? क्या कॉमन सेंस से खुद सोचो, अगर तुम बहुत स्पीड से अगर उस ब्लॉक को अगर खींचोगे बहुत बड़ी फोर्स लगाकर नीचे वाले ब्लॉक को, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो घर्षण के साथ अलग हो जाएगा। ये कॉमन सेंस अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं क्या करूं भाई, मेरी कोई गलती नहीं उसमें। इन सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन ठीक है क्या, इन सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे वैसे बाद में, है ना? उसके लिए फिर मेरे को थोड़ा डेटा लेकर तुम्हें समझाना पड़ेगा, जो कि मैं 1-2 घंटा आराम से कर सकता हूँ, 1 घंटा आराम से कर सकता हूँ। अरे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स है, समझे क्या, मैकेनिक्स के, है ना? तो उसमें एक के ऊपर एक ब्लॉक रखे हुए हैं जैसे, और उसमें एनालाइज करना है कि किस ब्लॉक का मोशन हो रहा है, कौन सा ब्लॉक साथ में चल रहा है। ये फिजिक्स का मतलब अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, और किसी भी अच्छी बैठने वाली जगह पर ये चीज करवाई जाती है। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट उस पर डाइव इन नहीं करूंगा, उस पर पहले हम लोग फ्रिक्शन पे कैसे छोटे छोटे पहले सवाल करेंगे, है ना? ये चीजें बहुत मजेदार है, जैसे उसमें कितनी फोर्स लगाने तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सकते हैं, है ना? अगर तुमको दिया हुआ है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 ब्लॉक वाला है, 3 ब्लॉक वाले में लोगों की हालत फट जाती है, ठीक है क्या? तो उसमें ये चीज तुम खुद कॉमन सेंस से अभी अगर तुमको सोचवाना हो तो मैं बता सकता हूँ। जैसे अगर तुम छोटी फोर्स अगर लगाओगे, कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है, वो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अगर तुमने बड़ी फोर्स अगर लगाई तो क्या होगा, वो घर्षण के साथ, बहुत बड़ी फोर्स अगर तुमने लगाई तो घर्षण के साथ, भले वो सरफेस रफ भी हो ऊपर वाली, है ना, ये वाली सरफेस रफ भी हो, लेकिन हमेशा वो उसके साथ चिपक के चलेगा, ऐसा नहीं है। एक बैग के ऊपर दूसरा बैग रखा है, नीचे वाला बैग तुम धीरे धीरे खींचते हो कि रपाट से खींचते हो? अगर रपाट से खींचोगे ना तो जो ऊपर वाला बैग है वो छूट के अलग हो जाएगा उससे। क्या वो चिपका रहेगा क्या एकदम एडहेसिव ग्लू की तरह? ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये इन सारी चीजों पर हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है क्या? तो अभी इस चीज को मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ। हाँ, कुछ अगर तुम डाउट वगैरह अगर पूछ रहे हो तो बोलो, कुछ अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में है, कोई समस्या। हाँ, आप बोले ना कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता। तो मेरे पास उसका मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटली सोचें कि बैट होता है ना, लकड़ी वाला बैट, हाँ हाँ, उसमें एक हिल वाला तरफ होता है और एक प्लेन वाला, तो अगर आप किसी ढलान से हिल वाले को डालेंगे तो वो तेजी से तूने जाएगा। क्या बोला, बैट? हाँ, क्रिकेट बैट। तो साले क्रिकेट बैट, अच्छा तो ब्लॉक ले ले सादा, हाँ सादा एक ब्लॉक ले लिया तूने। ब्लॉक में सही सोच नहीं बनेगा। अच्छा नहीं, तू बता ना, हाँ तू बता, हाँ क्या बोल रहा है, बैट ले लिया, चलो ठीक है, फिर? क्रिकेट बैट में एक हिल वाला तरफ होता है, एक प्लेन वाला तरफ होता है। हिल मतलब वो तू वो बोल रहा है ना, ये इस वाले पोर्शन कोना को, वाला ये जैसे है तो ये क्रिकेट बैट है रफली ऐसा, इस पोर्शन को बोल रहा जो है, हैंडल पीछे वाला, हैंडल। नहीं नहीं, पीछे वाला साइड, साले अब ये पटिया होती है जिससे अपन लगाते, बैट मतलब क्रिकेट बैट ना? जिस तरफ से मारते हैं उसके पीछे वाला। हाँ अच्छा ठीक है, वो ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जो, हाँ अच्छा हाँ, और एक एक सरफेस फ्लैट रहती है ऐसा। हाँ। हाँ ठीक है, चल हाँ बोल। तो अगर हम लोग किसी ढलान से अम, सपाट तरीके को स्लाइड करेंगे तो वो थोड़ा हाँ, सा ही आगे जाएगा, लेकिन उसी की जगह वो कोना वाला तरह और आगे जाएगा, तो उससे हम लोग कह सकते हैं ना कि एरिया भी डिपेंड करता है। क्या कोना वाला जो है वो और आगे जाएगा? मतलब आप कभी ट्राई कीजिएगा, हाँ ढलान से आप अपने बैट को किसी स्पीड के साथ धकेले नीचे, तो वो मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस आगे गया, हाँ। लेकिन उसी की जगह आप कोने वाले तरीके को डालेगा तो वो और आगे जाएगा, एक्स प्लस वाई कुछ जाएगा। अब देखो, अम, इसको तुम ऐसे कर सकते हो
फ्रिक्शनल फोर्स की एक्चुअल में जो मैंने बात की है वो एक पॉइंट मास के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ, समझे क्या? ठीक है क्या? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे एक्चुअल में बातचीत अगर करें हम लोग, ठीक है क्या, कि वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा एरिया ऑफ कांटेक्ट पर किस तरह से डिपेंड कर रही है ना? तो वो मामला एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स रहेंगे ना, जितने नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स रहेंगे, जाहिर सी बात है कि हर कांटेक्ट पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लगेगी, है ना, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जो मोशन है वो मतलब दिक्कत भरा होगा ज़्यादा। पर उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अलग अलग पॉइंट्स है, वो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ गया तो जो अलग अलग पॉइंट्स है उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तुम एक्चुअली कांटेक्ट पॉइंट्स एक्चुअल में बढ़ा रहे हो, तो जितने ज़्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स बढ़ा रहे हो उतने ज़्यादा वो फ्रिक्शन फोर्सेस के वही सेम सेम वैल्यूज वाले वो फोर्सेस कैसा तुम बढ़ा रहे हो, मेरी बात का मतलब समझ रहा है? जैसे दो हाँ कांटेक्ट पॉइंट्स है, मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है। मेरा कहना ये था कि ऐसा नहीं है कि अगर तूने नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स बढ़ा दिए तो साले उससे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तू एक्चुअल में क्या कर रहा है कि तेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई कांटेक्ट पॉइंट्स बढ़ जाने की वजह से, है ना, अगर कोई ये बोले कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा चेंज हो जा रही है, मेरा ये कहना था कि नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट से ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझे क्या? ये जाहिर सी बात है कि तू ज्यादा नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स अगर बढ़ाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये वाली चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये जो एफ के बजाय अब 3F लगने लगा है नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स बढ़ने की वजह से, वो तेरे डाउट का एक्सप्लेनेशन है। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स चाहे बढ़ गए हो चाहे कम हो, जो इंडिविजुअल जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, वो वही रहती है। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल जो पॉइंट्स पर जो जो फोर्स लग रही है वो वही है। समझ गए क्या? अब अगर नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा तुम्हारे पास फोर्सेस लगेंगी। ठीक है क्या? तो वो चीज अलग हो गई। ठीक है क्या? अब हम लोग जो केसेस डिस्कशन करेंगे उसमें कांटेक्ट पॉइंट ही एक ही रहेगा, मतलब एक पॉइंट मास अगर है तो उसमें ऐसा कभी सिनेरियो नहीं होगा कि अलग अलग कांटेक्ट पॉइंट्स की हम लोग कभी भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग जितने भी सारे सवाल वगैरह बनाने वाले उसमें कांटेक्ट पॉइंट ही एक ही रहेगा तुम्हारा। ठीक है? तो एरिया को लेकर कभी हम लोगों के बीच बातचीत होगी ही नहीं कि अलग अलग कांटेक्ट पॉइंट्स हैं तो अलग अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा, है ना, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली चीज़ होगी ही नहीं। पर तेरा जो बैट वाला जो एग्जांपल है वो एक्चुअल में इस वजह से होगा, उसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो इस वजह से मैं इस तरह से करूँगा कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स तुमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो वो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा इंडिविजुअल जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा लग रही है फिर उस पर। ठीक है क्या? और मास और mg वगैरह सब कुछ उसका वैसे ही है। ठीक है क्या? तो इस वजह से कैसा ये तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर ज़्यादा फोर्सेस, तो पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स जो है वो बढ़ गई है। पर मेरी एक्चुअल में जो पॉइंट था, मैं जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो फोर्स लगती है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि बाकी के साथ क्या चल रहा है। समझे क्या? तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बढ़ जाने से ऐसा नहीं होगा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा एडजस्ट हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होता है, ये मेरा बोलने का पॉइंट था। ठीक है क्या? तो जो इंडिविजुअल एक कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, उसको कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ये मेरा बोलने का मतलब था। क्या इस चीज से सेटिस्फाइड है क्या? हाँ सर। ठीक है क्या? खैर, और कुछ अगर तुम बातचीत करना चाह रहे हो तो बताओ। ठीक है, फिर अभी हम लोग